बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले रोटेशनल डायनामिक्स का जो लेक्चर नंबर 8 नंबर का, इसके पहले 7 नंबर का लेक्चर दिया था मैंने, ये 8 नंबर का लेक्चर है। ये आपको जो स्टूडेंट 2022 में एचएससी बोर्ड और सीईटी की तैयारी कर रहे, इस हिसाब से हम लोग कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे। क्या सही में आपके ये आपको मेरे लेक्चर अगर पसंद आते हैं तो यार प्लीज शेयर होना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलता है 2022 के लिए। मुझे लगता है कि एक ही चैनल ऐसा होगा जो फिजिक्स में कि आपके लिए स्पेशल कंटेंट बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगता कोई चैनल ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली आपके लिए 2022 के स्टूडेंट के लिए कंटेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर सही में मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज शेयर होना चाहिए, लाइक होना चाहिए और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जितना हो सके उतना स्प्रेड करो, क्योंकि आप मेरी एनर्जी हो स्टूडेंट। एनर्जी जितनी रहेगी उतने कंटेंट को मैं अच्छी तरह से बना पाता हूं। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन द टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देना है। एक्चुअली टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो 11th में पढ़ा था। थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा, मैं ज्यादा आपको कंटेंट नहीं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके बुक्स में 1.9 ओनली एक्सप्रेशन देना है, ओनली इसका रिलेशन देना है, बस दूसरा कुछ नहीं। और इसका जो रिलेशन है स्टूडेंट, वो है टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। बस इस रिलेशन से आपकी बुक्स मतलब ये कर रही है फिलहाल में। और बाकी सर टॉर्क तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर तो स्पेशली लेक्चर बना जा सकता है, आप क्यों नहीं दे रहे? इसका रीजन है कि मैंने 11th में पढ़ा था, तो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे कॉन्सेप्ट को रिलेटेड करना चाहता हूं। मैंने यहां पे एक ये लाया था पाना, इससे आपको देने वाला। देखो यहां पे नटबोल्ट होता है और इसके ऊपर मैं टॉर्क लगाता है ऐसे, देखो जुप जुप। एक तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ रिलेशन देना चाहता हूं। ये रिलेशन हमने लीनियर में पढ़ा है, और यहां पे रोटेशनल मोशन बोलो या एंगुलर। यस के लिए थीटा इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। यहां पे मास के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इस्तेमाल करते हैं, लीनियर मोमेंटम की जगह पे एंगुलर यल करते हैं, इसके पहले मैंने पढ़ा है आपको। और फोर्स की जगह पे हम लोग टॉर्क करते हैं, और फोर्स का फार्मूला आता है मास इंटू एक्सेलरेशन लीनियर फॉर्म में। ये कहां पढ़ा हमने? ये न्यूटन साहब ने हमको सेकंड लॉ दिया था, है ना। हाँ, तो फोर्स के जगह पे टॉर्क आता है, तो यम के जगह पे क्या लिखा है मैंने? तो आई। ए के जगह पे क्या लिखा है? अल्फा। नहीं समझा? बस एक्चुअल में इतना इजी होता है कोई भी चीज का फार्मूला बनाना। मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में फार्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं होती, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है फिजिक्स में। हाँ सर वही तो करते हैं, लेकिन कभी कभी रॉन्ग होता है, इसलिए बताना पड़ता है। अब रहा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, बाद में हम लोग इसका जो भी एक्सप्रेशन होगा उसके ऊपर चर्चा करने वाले। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहां पे जो टॉर्क है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था कि यहां पे टॉर्क मतलब क्या है? टॉर्क मतलब है बच्चों, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। मतलब टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो मोमेंट मतलब आर और फोर्स एफ है, मोमेंट ऑफ फोर्स ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सर ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड होता है? थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मुझे बताओ, ये जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क है ना, टॉर्क डिपेंड्स किसके किसके ऊपर डिपेंड है? तो बात करते हैं। सबसे पहले क्या इसी को स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं? तो टॉर्क इज इक्वल टू इसको आर एफ साइन थीटा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अरे क्रॉस प्रोडक्ट रहा तो ए क्रॉस बी रहा तो ए बी साइन थीटा लिखा जाता है। गॉट इट? कोई टेंशन है? चलो आगे बढ़ते हैं, किसके ऊपर डिपेंड है। समझो मेरे हाथ में अभी ये, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे यहां पे इसको पाना पाना बोलते हैं। ठीक है, ऐसे है ना, किसी को बोर्ड को खोलना है तो खोल सकते हैं ना हम लोग, ऐसे ऐसे खोल सकते हैं कि नहीं? तो यहां पे लगा दिया, समझो इसको, इसकी डायग्राम ड्रॉ करो सर, अच्छा लगेगा। तो ये है समझो यहां पे इसकी डायग्राम, ये आपका पाना,
ठीक है, ओके। और यहां पे हमारा ये बोर्ड, इस बोर्ड को ओपन करना है मुझे। तो सबसे पहले यहां पे आप लोग कितना फोर्स लगा रहे हो? हाँ सर करेक्ट है ना, जितना फोर्स ऐसे ऐसे खोलते हैं ना आप लोग, बराबर है। तो सबसे पहले डिपेंड है बच्चों, फोर्स जितना ज्यादा उतना हमारा टॉर्क ज्यादा। एक ही लाइन निकालता हूं, ठीक है। फोर्स जितना ज्यादा उतना टॉर्क, गोल घूमना, इसको टॉर्क कहते। टॉर्क ये एक्सियल वेक्टर से दिखाते बच्चों, जैसे हम लोगों ने ये एक्सियल वेक्टर से दिखाया था, वैसे ये भी एक्सिस कैसे होता है बाद में बात करते हैं, इसका डायरेक्शन भी आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर आपने जितना फोर्स लगाओगे उतना मेरा टाउ बढ़ेगा। टाउ मतलब टॉर्क, टाउ जी, खत्म किस्सा। दूसरी बात, ये इस बॉल से कितने दूर लगा रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंस है। मतलब ये जो पाना है इसकी जो लेंथ है, देखो बड़ा भी होता है, अगर जो बड़े बड़े गड्डी के जो नट बोल्ट होते हैं, टायर को होते हैं ना, उसका देखो ऐसा बड़ा रहता है इतना, और इसके ऊपर खड़े रह के ऐसे ऐसे दबाते, पता है ना, खड़े रहते हो इसके ऊपर खड़े रहते हैं और दबाते नीचे। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है, इसकी लेंथ बढ़ाने से, ये बढ़ाने से, देखो आप लोग करके देखो, प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं ऐसे। अगर इस बोल्ट को इसके अंदर पकड़ा, यहां पकड़ोगे ना तो नहीं खोलेगा, इसलिए हम लोग यहां पे पकड़ते हैं ऐसे। मतलब जितने दूर पकड़ोगे, कहां से, जहां पे आपका बोल्ट हो वहां से कितने दूर पकड़ रहे, इसके ऊपर डिपेंड है। मतलब दूसरी बात ये स्टूडेंट, अगर आपका आर ज्यादा है ना, इसको मोमेंट कहा है हमने, या आर ज्यादा उतना टॉर्क ज्यादा। दो बात। तीसरी बात, थीटा के ऊपर भी डिपेंड है। हाँ सर देखो, आर के ऊपर डिपेंड है, बराबर है, एफ के ऊपर डिपेंड है, करेक्ट है ना। यहां पे थीटा के ऊपर भी डिपेंड है। और कैसे डिपेंड है बात करते हैं अभी, समझो। यहां पे आप लोगों ने कहां फोर्स लगा रहे हो, कहां फोर्स रहे, चलो कहां फोर्स लगा रहे हो ये भी इंपॉर्टेंस है। मतलब कहां पे फोर्स लगा रहे हो, जैसे कि कुछ एंगल में मैंने ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे टेढ़ा है ना, ये ऐसे फोर्स लगा, तो इसको पैरेलल शिफ्ट करते हैं, पता है ना, वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग होता है। तो यहां पे ये एंगल बन रहा है थीटा। अरे एंगल थीटा बनेगा ना, तो ये जो है ये आउटवर्ड यहां पे लेते हैं, जिसके साथ थीटा वो होता है, ये फोर्स है, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा। एक कंपोनेंट ये होगा परपेंडिकुलर, पता है ना आपको, ओके। ये होगा एफ साइन थीटा, समझे ना कैसे कंपोनेंट रिजॉल्व करना आना चाहिए स्टूडेंट आप लोगों को। तो मुझे लगता है कि मुझे एक बात बताओ, इसमें से कौन सा फोर्स काम में आ रहा है जो कि मुझे टॉर्क बनाने में हेल्प करे। टॉर्क समझते हो ना, गोल घुमाना, जुप 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 ऐसे। तो ये फोर्स काम आएगा, यही है। ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि ये फोर्स का कंपोनेंट मुझे यहां पे काम में आ रहा है। मतलब यहां पे आपका एफ साइन थीटा जितना ज्यादा उतना मेरा टॉर्क ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रही? मतलब ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कौन सा परपेंडिकुलर, किसको, इस आर्म को। ये आर था ना, ये जो आर है मेरा, वो आर इधर निकाला मैंने, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मतलब आप लोगों को यहां पे समझ में आना चाहिए थीटा वाला कंपोनेंट इंपॉर्टेंस है, ये या साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ये काम में क्यों नहीं आएगा, ये काम में क्यों नहीं आएगा, मैंने 11th में पढ़ा, या कॉस थीटा क्यों काम नहीं आता है मुझे बताओ। क्या इसको लॉजिकली सोचा जाए, इसको इधर खींचे, ऐसा खींचूंगा मैं, क्या ये बोल्ट ओपन होगा? नहीं, मुझे तो इस बोल्ट के अंदर इसको रखना पड़ेगा ना। अरे इसको देखो, इसके मार्कर, ये मार्कर मतलब ये है मेरा, मैं इधर खींचूंगा तो पाना तो इधर आएगा, तो काम ही नहीं होगा मेरा। काम करने के लिए मुझे ऊपर ऊपर खींचना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, एफ साइन थीटा इन तीन कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड है। और लॉजिकली भी सोचा जाए तो मुझे बताओ कि यहां पे कोई भी जो एक्सिस है, उस एक्सिस में से, ये रोटेशन ऑफ एक्सिस, क्या नाम है इसका, रोटेशन ऑफ एक्सिस में से जो कंपोनेंट पास होता है उसका टॉर्क 0 होगा। अरे उसका टॉर्क 0 होगा, या आर को जो पैरेलल होगा, जो कंपोनेंट फोर्स का, वो 0 होगा। पैरेलल है ना, अरे यहां पे पैरेलल है,
समझे ना, पैरेलल रहे तो साइन थीटा क्या होगा, 0। साइन 0 क्या होता है, 0। तो आर क्रॉस एफ या 0 मल्टीप्लाई करोगे तो टॉर्क 0 मिलेगा। बात समझे ना। तो ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स है। इन बातों को समझ में आ रहा है। टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड है, आर एफ और ये साइन थीटा के ऊपर डिपेंड है। साइन थीटा क्यों, कौन सा कंपोनेंट लिया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि आर एफ परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर समझ में आ रहा है। अरे एफ परपेंडिकुलर मतलब कौन सा कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा है। मतलब एफ परपेंडिकुलर मतलब एफ साइन थीटा ही है। समझ में आ रहा है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंस है। रही बात टॉर्क का डायरेक्शन कैसे होता है, तो आपको आर से एफ की तरफ जाना है, तो टॉर्क का यहां पे कौन सा डायरेक्शन होगा, देखो आर से ये आर है, ये आर को आगे बढ़ा रहा हूं, देखो शिफ्ट करना है, ये आर को, ये आर है, ये एफ है, ठीक है। आर से एफ की तरफ, आर से एफ की तरफ, देखो अप की तरफ, आर से एफ की तरफ, मतलब टॉर्क ये एक्सियल वेक्टर है, मतलब यहां पे यहां से यहां शिफ्ट कर रहा हूं इसको, तो ये हो रहा है। देखो और एक बात ध्यान रखना है कि ये दो जो भी होंगे टर्म्स, इससे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब मैं ये बता रहा हूं स्टूडेंट कि हम लोग जब लिखते थे ए क्रॉस बी, तो सी इज द परपेंडिकुलर होना चाहिए इस प्लेन को, मतलब ये बोर्ड के प्लेन में आर क्रॉस एफ, देखो आर क्रॉस एफ एक प्लेन में, इस प्लेन को सी यह हमारा परपेंडिकुलर है, देखो ठीक है। अगर मतलब मैं कोई पाने को अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो मेरा टॉर्क जो है बच्चों ये ऊपर आता है, मतलब आउटवर्ड बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, आउटवर्ड। और जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, अब ये क्लॉकवाइज है, देखो अगर हमारा ये रहता है ऐसे, तो ये रहता अंदर, अंदर मतलब ये, ठीक है, इसको कहते हैं इनवर्ड। बात समझ में आ रही है ना। अगर हमारा आर इधर रहता ये, तो यहां पे तो इस कंडीशन में तो आउटवर्ड है, बता रहा हूं मैं। अगर आर क्रॉस एफ ऐसा रहता तो अंदर जाता। तो मुझे लगता है कि शायद ये सभी चीजें समझे होंगे आप लोग। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क ये मोमेंट ऑफ फोर्स है, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर, कुछ लोग इसको जूल भी लिखते हैं, जूल। देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर मतलब ही जूल होता है, समझे। मुझे लगता है कि इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से देने से मैंने कोशिश की है। हम लोग अभी हमारे जो बुक्स में कंटेंट दिए हैं उसके तरफ हम आप बढ़ रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट को समझना और बुक्स की लैंग्वेज में पढ़ना, उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है स्टूडेंट, क्योंकि इसलिए टीचर है आपको समझाने के लिए, तो इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। चलो बढ़ते आगे, हम लोग एक डायग्राम लेते, कोई भी एक बॉडी लेंगे और इस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन है स्टूडेंट। ये मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब ये बॉडी है ऐसे रखे वाली है और इस बोर्ड में मैं एक एक्सिस डाल रहा हूं और इसको, इस बोर्ड को रोटेट कर रहा हूं, जूम कैसे भी, क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी मर्जी। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये, अब देखो इसमें तो इस बॉडी का मास है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। यहां डाल सकते, कहीं पे भी एक्सिस ऑफ रोटेशन डाल सकते हो आप। लेकिन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक पार्टिकल लिया जिसका मास है मेरे पास m1 और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मेरे पास r1। इस एक्सिस से इस मास ऑफ द पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, समझे ना। और इसके ऊपर जो फोर्स लगा होगा वो फोर्स होगा F1, समझ में आ रहा है। दूसरा पार्टिकल लिया स्टूडेंट, उसको m2 बोलेंगे, इसका जो फोर्स है F2 है, इसका जो परपेंडिकुलर R2 है। वैसे ही सेम टू सेम यहां पे मास है mn, ये यहां पे फोर्स है Fn और nth पार्टिकल तक लेना था मुझे, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रहा है, यहां पे कितने भी पार्टिकल ले सकते हो। सबसे मैंने एक बात बताओ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे शॉर्टकट तरीका बताना चाहता हूं कि इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जा सकता है। मैंने अभी बताया था टॉर्क मतलब क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है स्टूडेंट, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे है, आर इंटू अल्फा। बस जिन लोगों को ये तीन चीजें समझ में आई, इसका एक्सप्रेशन 3 या 4 मार्क के लिए एचएससी बोर्ड में आता है। खत्म हो गया। सर कुछ भी बोल रहे, फेंक रहे क्या, नहीं फेंक रहा नहीं, बता रहा हूं आपको। चलो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, नाउ द कंसिडर, है ना, यहां पे हमारे पास एक बॉडी ली है
उसका मास m है, एंड देन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द नंबर्स ऑफ पार्टिकल, है ना, जो छोटे पार्टिकल्स है, ऑफ मासेस m1, m2, m3 डैश mn, एंड axis of rotation and mass of particle is perpendicular distance r1 r2 dash rn, and the force act on the body is f1 f2 f3 dash fn. ऐसा किया है. चलो, तो रिलेशन बिटवीन लिखना पड़ता है ऐसे, रिलेशन बिटवीन, ये लिखना है, मैं जो वर्डिंग बोला, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, यहां पे देख पा रहे हैं आप लोग कि a इज इक्वल टू आर अल्फा. ठीक है. देन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल लिखना है f इज इक्वल टू m ए. a की वैल्यू मुझे पता है, तो m, a की वैल्यू है r इंटू अल्फा, एंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो भी बोलना है, जो टॉर्क है ना बच्चों, एक्सियल वेक्टर है, दिखाते होंगे लेकिन ये एक्सियल वेक्टर है. चलो, तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर. एफ की वैल्यू मुझे पता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू एम आर अल्फा. तो टॉर्क इज इक्वल टू एम, ये एक आर बाकी है ना, ये तो एफ होगा, आर स्क्वायर अल्फा. एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग फर्स्ट पार्टिकल टॉर्क, है ना, फर्स्ट पार्टिकल का टॉर्क निकालते हैं, तो उसको टाउ1 बोलेंगे, m1 r1 स्क्वायर अल्फा. अल्फा और अल्फा टू क्यों नहीं लिख सकते, ये एक्सेल वेक्टर कांस्टेंट होता है, थीटा कांस्टेंट होता है, मैंने बोला था एंगुलर ओमेगा कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये एक्सेल वेक्टर है, मैंने इसके पहले प्रूफ भी करके दिया. चलो, तो आगे बढ़ते हैं. सेकंड पार्टिकल कौन सा है, सेकंड पार्टिकल. सेकंड पार्टिकल क्या है मेरे पास, टाउ2 m2 r2 स्क्वायर अल्फा. डैश करते हुए यंथ पार्टिकल है टाउ n, है ना, mn rn स्क्वायर अल्फा. मुझे लगता है कि टोटल टॉर्क, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल से ये बॉडी बनी है, तो अब हम लोग टोटल निकालने वाले, तो सम करना पड़ेंगे यहां पे. ठीक है. तो यहां पे टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डैश टाउ n, तो टाउ इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा डैश mn rn स्क्वायर अल्फा. ठीक है, अल्फा यहां पे है. टाउ इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, अल्फा को कॉमन निकालना है, mn rn स्क्वायर अल्फा. इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, बता सकते हैं कितने बार हो गया ये हमारे पास, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n m i r i, और ये m i r i है ना, ये अल्फा. इसी को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये हो गया आपका फार्मूला. दिख रहा है आपको, कोई टेंशन तो नहीं आता है ना, समझ में तो आना चाहिए आप लोगों को. चलो, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा. और एक बात बताता हूं स्टूडेंट, कभी कभी यहां पे आपको न्यूमेरिकल के लिए अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी. मतलब क्या है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी. इसी फार्मूले में टॉर्क इज इक्वल टू आई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाई टी, ऐसे भी फार्मूले इस्तेमाल हो सकते हैं. कभी कभी इस ओमेगा को टॉइस पाई एन से भी दिखा सकते. तो ये टॉर्क का फार्मूला न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है. देखो, टॉइस पाई n2 माइनस n1 बाई टी. समझे ये कैसे लिया मैंने, आई, इसकी वैल्यू क्या है, टॉइस पाई n, तो टॉइस पाई n2 माइनस टॉइस पाई n2, तो टॉइस पाई कॉमन निकाला, n2 माइनस n1 डिवाइड बाई टी. और ये डिपेंड होता है आपने कौन सा ऑब्जेक्ट लिया, रॉड लिया, डिस्क ली, रिंग ली, इसके ऊपर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो एक्सिस कहां से पास कर रहे हो, सेंटर से कर रहे हो, या आप लोग कहीं टेंजेंट कर रहे हो, या ऑन डायमीटर कर रहे हो, कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो डिपेंड होता है इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस के ऊपर. तो मुझे लगता है कि इसका एक्सप्रेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया. हम लोगों को आगे भी बढ़ना है, और आप लोगों को मैंने सिमिलर क्वांटिटी कैसे यूज करते हैं इसका भी एक नतीजा बताया गया है, कि हम लोग जो लिखते हैं यहां पे फोर्स इज इक्वल टू एम ए, इसको पैरेलल कैसे इक्वेशन शॉर्टकट में याद दिलाने के लिए रखा गया है. तो इसके बाद में हमारे बुक्स में मुझे लगता है
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दिया वाला। और एंगुलर मोमेंटम इसके पहले 7 नंबर के लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल लिया है, इसलिए उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। जिन बच्चों को देखना है कि डालना है फिजिक्स ज्ञान, है ना, आपको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको शॉर्ट स्क्रीन निकाल सकते हैं आपको चाहिए तो। नेक्स्ट बात करते हैं 1.10 कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या स्टूडेंट आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ पढ़े? पहला लॉ, एवरी ऑब्जेक्ट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस अनएक्टेड अपॉन द अनबैलेंस फोर्स। कोई चीज चल रही है तो चलते रहती है, खड़ी है तो खड़ी रहती है। कब तक? जब तक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। दूसरा जो सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ आप बोल सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, कि या फीज इक्वल टू बच्चों यहां पे dp बाई dt। याद है? कुछ याद आ रहा है आपको? लिखा होगा ऐसे, ठीक है। ये फोर्स कौन सा है स्टूडेंट? ये इंपॉर्टेंस है समझना। ये जो फोर्स लिखते हैं ना हम लोग, वो होता है एक्सटर्नल फोर्स है। अब बोलेंगे सर इंटरनल फोर्स होता है, हाँ, लेकिन इंटरनल फोर्स कब कौन से को कैंसिल कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ लेना देना नहीं है, मतलब वो कैंसिल ही कर लेते लगभग। तो एक्सटर्नल फोर्स से ही हमारा यहां पे चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है। अगर मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल, ठीक है, फोर्स 0 इस्तेमाल करूं तो मोमेंट नहीं होगा, मोमेंटम नहीं होगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो 0 होगा। मतलब क्या सर? चेंज इन मोमेंटम 0 होना मतलब कि जो पहले था वही अभी है, क्योंकि हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया। जैसे कि ये मार्कर चल रहा है, इसके ऊपर मैंने फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई करूं तो इसकी स्पीड चेंज होगी। जो स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या स्पीड से चल रहा है, बोलो मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया क्या? नहीं, या इसका मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा क्योंकि मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया। मतलब स्टूडेंट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसका जो मोमेंटम है, इसका जो मोमेंटम है, जो इनिशियल था वही फाइनल है। जो इसी को कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कौन से क्लास में? लॉज ऑफ मोशन में 11th में पढ़ा है। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। बात समझ में आ रही है? सेम यही कॉन्सेप्ट करना है, लेकिन पहले इसको पढ़ लेंगे और बाद में हम लोग एंगुलर के लिए, ये देखो ये लीनियर की कहानी मैंने जानबूझकर बजाई, शायद आपको शॉर्टकट में बता दूं, बाद में इसका डेरिवेशन पार्ट थोड़ा सा करवा दूं। देखो मैंने क्या बोला था, इसके जगह पे टॉर्क लिखना है सर, इसके जगह पे dl बाई dt लिख सकते हैं हम लोग। पता है ना आपको, एनालॉजी पता होना चाहिए। फोर्स के जगह पे टॉर्क, p के जगह पे l लिख सकता हूं। अब यहां पे ये जो टॉर्क है वो एक्सटर्नल जो टॉर्क लगा है, एक्सटर्नल, वो कितना है? 0। मैं एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहा नहीं, ठीक है, और इसलिए इसका जो चेंज है, देखो चेंज 0 बोला, मैं एंगुलर मोमेंटम जो है वो कुछ ना कुछ है, मैं चेंज की बात कर रहा हूं, ओनली चेंज नहीं हो रहा है। लोगों को क्या लगता है इज इक्वल टू 0 मतलब इसकी वैल्यू 0 है क्या एंगुलर मोमेंटम की? नो बच्चों, इसका चेंज 0 है। मतलब जो इनिशियली होगा, है ना, 10 kg मीटर स्क्वायर बराबर जो भी होगा वही फाइनली होगा, वही ये इनिशियल होगा, वही फाइनली सेम होगा। इसका मतलब ये है। नहीं तो dl बाई dt, हाँ मुझे एक कॉमेंट आया, आप बोलेंगे सर इतने छोटे छोटी चीज बताते हो आप, नहीं बताना पड़ती है। मतलब एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो चेंज इन मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम 0 है, मतलब जो इनिशियली है वही फाइनली होगा। इसी को, लेकिन इसमें एक कहानी बच्चों, ये किसी के एक्सिस के अबाउट होता है। मतलब मैंने आप लोगों को अभी एक पाने का एग्जांपल दिया था, याद होगा, ठीक है। यहां पे एक एक्सिस है, ये इस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हूं, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन हम लोगों ने ऐसी बॉडी, तो जिस एक्सिस के अबाउट आपने लिखा है टॉर्क, उसी एक्सिस के अलोंग ये हो सकता है। हाँ, अलग एक्सिस के लिए शायद एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाए। आई विल रिपीट, मैं ये बोल रहा हूं जो टॉर्क है बच्चों, तो ये एक्सिस लिया है, एक्सिस तो और भी हो सकते हैं ना इसमें, इसको और भी एक्सिस का अलोंग हम लोग रोटेट कर सकते हैं। तो जिस एक्सिस के अलोंग टॉर्क लिया है
उस एक्सिस का एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा, वो जो इनिशियल था वही फाइनल होगा। लेकिन अलग एक्सिस के लिए एंगुलर मोमेंटम शायद चेंज हो, मतलब dl/dt इज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना? एक्सिस कौन सा है? जिस एक्सिस के अलोंग आपने टॉर्क लिया है, ठीक है, उसी का एंगुलर मोमेंटम यहां पे dl/dt यहां पे 0 हो सकता है या कंजर्व हो सकता है बोलो। लेकिन दूसरी एक्सिस ले लिए, इसके अलावा दूसरी एक्सिस, तो वह चेंज हो सकता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम लोग हमारे बुक के हिसाब से भी ये हो गया आपका नॉलेज। अब हम लोगों को थोड़ा सा हमारी जो बुक्स कहती है उस बुक्स को थोड़ा सा हम लोगों को ट्राई भी करना पड़ता है। तो हमारे इसमें जो इक्वेशन दे उसी के हिसाब से हम लोग अभी पढ़ाने वाले हैं। आपको तो पता है कि यल क्रॉस क्या है हमारे पास, आर क्रॉस पी। ठीक है ना सर, कहां से आया? हाँ, एक्सप्रेशन पढ़ाया है मैंने, जाके देखो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट 7 नंबर के लेक्चर में। अब ये दोबारा दोहराऊंगा तो ये लेक्चर में मुझे लगता है चैप्टर खत्म होने के चांसेस है। देखते, कोशिश करते हैं एक आधा न्यूमेरिकल को लेफ्ट करके बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका यल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं? मतलब dl है ना बाय dt, डेरिवेटिव कर रहा हूं इसका। तो यहां पे एक टर्म को कांस्टेंट रखना है, कोई भी आप लोग रख सकते हैं। यहां पे भी d/dt, यहां पे r क्रॉस p, डेरिवेटिव कर दिया बस इस टर्म का डेरिवेटिव। तो dl/dt, यहां पे एक टर्म को कांस्टेंट रखो और एक को वेरी कर दे। चलो, तो r को कांस्टेंट किया मैंने, बचा है मेरे पास ये, प्लस p को कांस्टेंट करूंगा अभी dr/dt, समझे ना? तो यहां पे dl/dt मुझे लगता है r क्रॉस f होगा, बताऊंगा क्यों, प्लस p और ये v क्रॉस होगा। सर कैसे बता दो? आपको पता है कि ये है, कौन है ये? अरे न्यूटन्स का लॉ है ना, चेंज इन मोमेंटम। और ये जो है dr/dt है ना, ये होता है वेलोसिटी। अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, r मतलब मोमेंट ऑफ आर्मी। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकता हूं? dl/dt r क्रॉस f प्लस यहां पे m v क्रॉस v। नहीं समझा? बताओ। अरे p मतलब क्या है? m v है, लेकिन यहां पे v दोबारा है तो v क्रॉस v लिख सकता हूं। लेकिन आपको बता दूं स्टूडेंट, अगर यहां पे v क्रॉस v रहा तो इसको v साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग। सही बच्चों? a क्रॉस b रहा तो a b साइन थीटा लिखते, क्रॉस प्रोडक्ट है तो। मतलब क्या है कि इटसेल्फ ये जो वेलोसिटी, इसी को इटसेल्फ वेलोसिटी है और इसके बीच में जो एंगल होता है वो 0 होता है। तो v क्रॉस v के v यहां पे 0, तो ये 0 होगा। इसलिए ये टर्म को पूरे को मैं 0 लेने वाला हूं। तो आपको डरने की चीज नहीं है यहां पे। तो dl/dt ये वेक्टर है भैया, r क्रॉस f। मुझे लगता है कि इसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं। अरे इसको टॉर्क कहते हैं ना, तो ये होगा हमारा टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू r, नहीं इसको टॉर्क कहते हैं, सॉरी ये टॉर्क है ना, हमने तो अभी देखा ना, इसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं। r क्रॉस f मतलब dl/dt। ठीक है, ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का लिए सबसे फाइनल इक्वेशन। क्यों सर? क्योंकि स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया कि न्यूटन्स लॉ जैसे लॉ ये है ना, ये एंगुलर के लिए, वो लीनियर के लिए बस। तो अगर आपने टॉर्क, ये एक्सटर्नल टॉर्क बोलूंगा या टॉर्क इज इक्वल टू 0 बोलूंगा, ये कौन सा टॉर्क है? लेकिन एक्सटर्नल टॉर्क है। तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम भी 0 होगा। मतलब ये है कि चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन कोई ना कुछ तो कांस्टेंट होगा ना, 5, 10, 15, पहले जो इनिशियल है वही फाइनल है। मतलब ये जो यल है हमारा वेक्टर, ये हमारे पास कांस्टेंट है। ये क्या हमारा यल यहां पे कांस्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आना बहुत जरूरी है। आपको एक्चुअल में यल का फार्मूला पता है, I × ओमेगा। सही है, तो यल इज इक्वल टू I
और ओमेगा होता है टॉइस पाई एन। ओमेगा रिलेशन बिटवीन तो पता है ना, बताने की जरूरत है क्या बच्चों। ये जो है ना, ये कंजर्व कैसे होता है, इसके ऊपर भी हम लोग यहां पे थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर टॉइस पाई एन। तो आप लोगों को थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो पता होगा, या इसी इक्वेशन को रहने दो तो भी फायदा है। कैसे सर, मुझे बताओ। हम लोग जितने दूर जाएंगे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है। डंबल्स दो हाथ में है मेरे, देखो आपको एग्जाम्पल पढ़ना है, उसमें 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं। मैं छोटे छोटे तरीके से एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये डंबल है, ये डंबल का ऐसो पकड़ो, आई कम हो गया। देखो ये तो कांस्टेंट है ना, एल क्या हमारे पास कांस्टेंट है। तो इस एल को कांस्टेंट रखने के लिए समझो, फॉर एग्जांपल मुझे 50 मिलता है, तो इसका मतलब ये है ये 10 होगा, या जो भी मानना है ऐसा मानो आप लोग। इसको पहले ज्यादा मानते हैं इसको, तो आंसर तो 50 मिल रहा है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सही है, समझ में आ रहा है। मतलब यहां पे आया हमारा 25 है और ओमेगा 2 है। क्यों है, क्योंकि ये दो डंबल्स लिए मैंने, सर एक ही मार्क कर रखो ताकि समझ में आए इसको ऐसा। तो आई कम हो गया। आई क्यों कम, क्योंकि आई का फार्मूला है मेरे पास एम आर स्क्वायर। आर कम है तो आई भी कम है, तो आर कम कर दिया। देखो मैंने यहां पे सिकुड़ लिया, ऐसे डंबल्स पकड़े और घूमने लगा, जुफ ऐसे, ये जुफ ऐसे, समझे ना। अगर ऐसे घूमू मैं यहां पे तो मेरा आई ज्यादा होगा, और यहां पे, अच्छा मैंने उल्टा एग्जांपल ले लिया, ओके कोई टेंशन नहीं। ये दो, इसको 25 करो, अब समझ में आएगा। देखो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो मेरे रोटेशन बढ़ेंगे। देखो ओमेगा की वैल्यू ज्यादा है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, जुप जुप मतलब नंबर्स ऑफ ये फ्रीक्वेंसी बोलते ना, ओमेगा मतलब टॉइस पाई एन यार, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मेरी, मतलब नंबर्स ऑफ रोटेशन बढ़ रहे हैं मेरे पर सेकंड। मिनट में भी बोल सकते, कोई टेंशन नहीं, समझे। अब देखो मैंने आई को बढ़ा दिया, पहले आई कम कर दिया था। देखो आई कम किया ना मैंने, आर को कम किया मतलब आई कम हो गया। अब मैं आर को बढ़ा रहा हूं, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा रहा हूं। मैंने ऐसे हैंड कर दिए और अब मैं देखूं मैं घूमने लगा हूं ऐसे। तो मैंने क्या किया, तो यहां पे समझो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे एक कंसिडर करते हैं कि ये आई मेरा 10 हो गया बच्चों, आई की वैल्यू 10 होगी। तो ओमेगा यहां पे ऑब्वियसली बढ़ रहा है। देखो ओमेगा कम हो रहा है, हाँ ओमेगा कम हो रहा है। सही है सही है सही है, बताता हूं, एक्सप्लेन करूंगा। अब मुझे बताओ कि मैंने आई को बढ़ा दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा कर दिया बच्चों, आई ज्यादा किया, तो रोटेशन कम होंगे ना मेरे। पहले 25 थे अभी 5 ही हो गए। क्यों, क्योंकि इसको चेंज किया, मतलब एक बढ़ाने से एक कम करने से दूसरा बढ़ा, मतलब इनवर्स है, वाइस वर्सा है। देखो आई कम ओमेगा ज्यादा, अब आई बढ़ गया ओमेगा कम हो गया, ठीक है ना। इसलिए देखो जो बात करते हैं, जैसे कि जो स्विमर होता है, मैंने एक वाल बड़ी सी खड़ी करी थी, वहां पे इसको खड़ा कर दिया और नीचे पानी है। जो ओलंपिक में जंप मारते ना, वो क्या करते, खुद को सिकुड़ लेते। सिकुड़ना मतलब क्या होता है, सिकुड़ना मतलब यह है कि उनका आई कम करना। देखो आई को कम कर रहे हैं तब ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ रहा है मतलब कौन बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, उसके नंबर्स ऑफ रोटेशन बढ़ेंगे, उसके जो रोटेट होगा ना, जुम 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 नीचे आएगा। तो यही तो ओलंपिक में किया जाता है ना। अब लोगों ने भी देखा होगा ऐसे, जो स्विमर है वो क्या करते हैं, सिकुड़ लेते खुद को। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके दिमाग में हो सकते हैं। हम लोग फिलहाल में मुझे देखो ट्रांसलेशन मोशन अलग है, रोटेटिंग बॉडी अलग है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और रोलिंग मोशन है, जो आपके बुक्स में 1.11 पॉइंट दिया है। बढ़ते आगे, क्या समझते हैं पहले, सबसे पहले कि इस मोशन में 2 मोशन आते हैं। सर कैसे समझा दो, जैसे कि स्टूडेंट कोई व्हील है और ये व्हील है, समझो इस रोड पे, ये रोड है हमारा और ये व्हील चल रहा है हमारा, ये रोड पे, रोड को टच है, ठीक है, समझा करो जानम, हाँ सर ये ठीक है। तो यहां पे इसका सेंटर होगा जो रॉड होता है, ये पार्टिकल ए था यहां पे नीचे बी है, ठीक है। ये घूमेगा, ऐसे घूमने से क्या होगा कि ए वाला पार्टिकल यहां आएगा, यहां का, और बी वाला ऊपर जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन ये जो है दिख रहा है सेंटर,
सेंटर ऑफ मास बोलेंगे उसको, सेंटर नहीं बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। वो सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पे है। मतलब इसमें दो मोशन हो रहे, एक रोटेशन हो रहा है, हाँ जो बॉडी रोटेट हो रही है, ये एक्सिस के अलोंग है ना, ये एक्सिस है ऐसे, या सर्कुलर मोशन हो रहा है बाकी ये ए बी पार्टिकल का। लेकिन भैया एक एक्सिस है ना, ये अंदर एक्सिस होती है, और इस एक्सिस कोई ऑब्जेक्ट में से अगर एक्सिस पास हो तो रोटेशन मोशन होता है। और किसी एक्सिस, ये पॉइंट है, ये पार्टिकल गोल घूम रहे है ना, और एक्सिस यहां हो, बाहर हो, इस पार्टिकल से बाहर, इस बॉडी के बाहर हो एक्सिस, है ना, ये बॉडी के बाहर, तो ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। लेकिन कोई ये इतनी बड़ी एक प्लेट है, इसके बीच में से एक्सिस पॉइंट या इसके बीच में से कोई एक्सिस पास करते हो तब ये रोटेशन मोशन, मैंने ये अच्छी तरह से पढ़ाया आप लोगों को, डिफरेंस बिटवीन। तो ये जो हो रहा है ये रोटेशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन बोलूंगा मैं इसको, या रोटेटिंग बॉडी बोलो, रोटेटिंग, क्योंकि इसके लिए हमने काइनेटिक एनर्जी, रोटेटिंग बॉडी बोलो। और ये जो है ये सीधा सेंटर ऑफ मास वाली बॉडी, ये हमारा ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मुझे यहां पे, आप रोलिंग मोशन जब लिखूंगा मैं, सिंपल है, ठीक है। ये दो चीजों से बनी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ यहां पे रोटेटिंग, दो चीजों से रोलिंग मोशन हो रहा है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, और एक कोई चीज सर्कुलर मोशन में, मतलब रोटेटिंग बॉडी हो रही है। इन दोनों का समय, दोनों काइनेटिक एनर्जी यहां पे पजेसेस हो रही है, इसी का हम लोग रोलिंग मोशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही? कॉन्सेप्ट समझ लो पहले कि क्या हो रहा है। कोई सेंटर ऑफ मास है जो कि स्ट्रेट लाइन, वहीं पे कहीं पे भी जाने दो, इसको और भी आगे लेके जाओ तो ये सेंटर अपनी ही जगह पे रहेगा। सेंटर ऑफ मास, सेंटर नहीं, सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पे रहता है, तो वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। बहुत बढ़िया सर, बोलो आगे बोलो। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन का जो फार्मूला है वो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, हाफ mv²। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ यहां पे रोटेटिंग के लिए हाफ I ω²। मुझे लगता है दोनों फार्मूले मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया। एक्चुअल में ये फार्मूला एनालॉजी में याद रहेगा, मतलब ये याद करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेशन मोशन में यम के जगह पे ये आई इस्तेमाल करते हैं रोटेटिंग में, और जैसे कि यस के जगह पे थीटा, वी के जगह पे ओमेगा, अल्फा सॉरी ए के जगह पे अल्फा, याद है ना? सिंपल बात है, यम के जगह पे आई देखो और वी के जगह पे ओमेगा, सिंपल बात है। चलो, तो ऐड कर रहा हूं मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन हाफ mv² 1/2 I ω²। गॉट इट? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? लेकिन हम लोगों को यहां पे हर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो रहा है, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? कोई टेंशन तो नहीं है? चलो, तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में रखेंगे mk²। और एक रिलेशन बिटवीन पढ़ा था हम लोगों ने, आपको पता है इसका रिलेशन r लिखने से होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं ओमेगा, देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा दिख रहा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू v/r रख सकता हूं, एक कैपिटल R भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी। चलो, इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इज इक्वल टू हाफ mv², 1/2, इसको कट कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे I के जगह पे mk² देखो, और ओमेगा की जगह पे v²/r² को रखा जा रहा है। मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं स्टूडेंट? हाफ mv², बचा है यहां पे 1, ये पूरा बाहर है, इसका हाफ बाहर है, m बाहर है, v बाहर है, बचा है मेरे पास k²/r²। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। बात समझ में आ रही है? k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, r इज द रेडियस है, m इज द मास ऑफ द बॉडी होगा, v इज द स्पीड होगी। क्या इसके अलावा और भी एक फार्मूला हो सकता है? तो आंसर है हाँ। कैसे सर? यहां पे v का रिलेशन डाल सकता हूं, तो हाफ
यम, देखो इसका होगा इक्वेशन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बचा यहां पे जो है वैसे ही लिखते हैं के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर, इस आर को बाहर अंदर ले लो तो ये इक्वेशन मिल सकता है एंगुलर फॉर्म में। ये जो था लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में, ये है ऊपर वाला, और ये एंगुलर के फॉर्म में जो कि आपकी बुक्स में नहीं दिया थी, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में ये प्योरली रोलिंग मोशन के लिए, एक्चुअली इसमें तो फ्रिक्शन होता है, यहां पे फ्रिक्शन भी फोर्स लगता होगा पीछे ऐसे। तो इसकी कहानी अगर फिजिक्स के थ्रू पढ़ी जाए तो बहुत ही डिटेल में नॉलेज हो सकता है स्टूडेंट आपके लिए, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो सोच समझकर समझना है कि ये प्योरली रोलिंग मोशन के लिए बात कर रहे हैं, इसमें फ्रिक्शन है और भी चीजें हो सकती है इसमें, है ना। तो लेकिन हम लोग ज्यादा पढ़ रहे नहीं यहां पे, ओनली प्योरली रोलिंग मोशन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा जो कि कोई चीज इंक्लाइंड प्लेन पे रखने से हमारी वेलोसिटी कितनी होगा, इसका एक्सेलरेशन इस बॉडी का कितना होगा, वो बात करते हैं। तब तक इतना इसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट निकाले, जानबूझकर मैं बाजू में हटता हूं आपके लिए। चलो लास्ट का बीट है अपने पास 1.11.1 लीनियर एक्सेलरेशन और स्पीड निकालनी है। कब की बात कर रहा हूं मैं, व्हाइल प्योर रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन, मतलब समझा देता हूं। चलो मेरे पास यहां पे एक कुछ हाइट पे रख दी है मैंने, एक ये हाइट है और ऐसे टेकड़ी होते ना वहां पे ऐसे इंक्लाइन प्लेन लेकिन शार्प, ठीक है। यहां पे रिंग रख दी, कुछ भी जो भी रखना है रख सकते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इसको मैं फाइनल वेलोसिटी आएगी यहां पे, सही है। और ये जो है यहां पे ये एंगल तैयार कर रहा है थीटा, सही है ना बच्चों, ये थीटा होगा ना यहां पे अर्थ के साथ, इसलिए तो ऊपर 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 उठा दिया तो ये हाइट बना दी तो ये थीटा बन गया। ओके सर ये कौन है फिर, ये मेरा जो भी ऑब्जेक्ट लिया, रिंग ले सकते हो, डिस्क ले सकते हो, सॉलिड सिलेंडर लिख सकते हो, जो भी लिखना है लिखो, ठीक है। यस डिस्प्लेसमेंट हो रहा और इसकी फाइनल वेलोसिटी भैया ये, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं रहा। चलो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यहां पे ये साइन थीटा अगर लिख जाए तो अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस होता है, और मुझे यस का काम है इसलिए यच बाय साइन थीटा मुझे काम है इसका, इसलिए लिख के रख रहा हूं, बाकी कुछ। पहले वेलोसिटी निकालते स्टूडेंट, किसकी, इसकी वेलोसिटी फाइनली कितनी होगी। ओके गॉट इट। तो मुझे बताओ यहां पे हाइट पे कोई चीज है, मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों सर, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, हाइट पे है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और कन्वर्ट किस में कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कर रहा हूं, लेकिन ये जैसे कि रिंग है, तो ये रिंग जब कहीं आगे जाती तो उसका सेंटर ऑफ मास भी आगे जा रहा है, तो ये लीनियर मोशन हो गया सर, ट्रांसलेशन मोशन। और एक गोल घूम रहा है इसलिए रोटेटिंग। तो ये दो ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी को इकट्ठा किया जाए तो हम लोग इसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। समझ में आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला रख देते हैं mgh है, उसके पास है, मैं बुक्स में से फार्मूला नहीं उठा ला, डायरेक्ट फार्मूला हाफ mv स्क्वायर 1 + k² बाय आर स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इन द टर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला लर्न करें। क्यों कर रहे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर क्यों कर रहे, डायरेक्ट पता है। तो m से m को मार दो, ये 2 इधर आने वाला है, टॉइस gh बचा है मेरे ख्याल से v स्क्वायर 1 + k² बाय आर स्क्वायर। मुझे लगता है कि इसको नीचे लिया जाए तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिवाइड आने वाला है टॉइस gh डिवाइडेड बाय, ये नीचे आने वाला है 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। कोई शक है, इसका स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगी। बात समझ में आ रही, ये है इसकी, ये जो बॉडी होगी, ये जो नीचे आ रही, इसकी लीनियर वेलोसिटी इतनी मिलेगी। इनिशियल तो 0 भैया, ये फाइनल इतनी मिलेगी, समझे, कोई टेंशन है। चलो अब एक्सेलरेशन, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ती होगी नीचे नीचे आते आते आते,
स्पीड चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए काइनेमेटिकल थर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस टॉइस as। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। v की वैल्यू भी मुझे पता है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो इसको v स्क्वायर इज इक्वल टू टॉइस as। v की वैल्यू ये है टॉइस gh डिवाइड बाय 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन निकालना है, यस की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी तैयार है इसलिए निकाल के रखी थी मैंने, h डिवाइड बाय यहां पे साइन थीटा। कोई शक है स्टूडेंट? यहां पे स्क्वायर रूट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर के बाहर आ जाएगी वैल्यू। मुझे लगता है 2 मरेगा, h से h मरेगा, ये साइन इधर आएगा, मतलब a को यहीं लिखता हूं तो g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन। कोई टेंशन है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों भी मुझे यहां पे मिले बच्चों। यहां पे प्योर स्लाइडिंग हो रही है, प्योर स्लाइडिंग हो रही है, या यहां पे विदाउट फ्रिक्शन हो तो यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग यहां पे g साइन थीटा और वेलोसिटी रूट ऑफ टॉइस gh ये लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पे हमारे पास जो वैल्यू दी वाली है ना, जो प्योर रोलिंग में एक इफेक्टिव फैक्टर्स है और वो फैक्टर होगा ये। क्यों सर? क्योंकि इसका रेडियस ऑफ गायरेक्शन कितना है, उस चीज का रेडियस कितनी है, इसके ऊपर वो डिपेंड करने वाला है। मतलब यहां पे आप लोगों के लिए जो प्योर रोलिंग जो होगा वो होगा 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इस वैल्यू से। तो इसके लिए हम लोगों के पास अभी अलग अलग चीज, मतलब सॉलिड सिलेंडर, रिंग है ना, डिस्क है ना, होलो सिलेंडर, स्पीयर, अलग अलग बॉडी को उठाएंगे। नोट डाउन करें, चलो इसको आगे बढ़ते हैं। इसी का टॉपिक थोड़ा सा बाकी है, खत्म कर देते हैं। चलो लास्ट एंड कर देते हैं इसको अभी, ठीक है। अभी रिमार्क लिखा है आपके इसमें, फॉर द रोलिंग ऑब्जेक्ट इफ द एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी, क्या लिखा है? फ्रॉम द n mr स्क्वायर। क्यों लिखा है n mr स्क्वायर? n मतलब कुछ नंबर से स्टूडेंट। जैसे कि मैं रिंग की बात करूं तो mr स्क्वायर फार्मूला होगा, ठीक है। अगर वही डिस्क के लिए करूं तो यहां पे mr स्क्वायर, सही है ना, किसी का भी फार्मूला। तो यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहां पे हाफ है, मतलब ये n नंबर से, कुछ नंबर से वहां पे, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। मतलब यहां पे गिवन वैल्यू ऑफ k बाय आर स्क्वायर फॉर दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द सॉलिड, मतलब एग्जांपल सॉलिड स्फीयर ले रहा हूं। सॉलिड स्फीयर अगर हो, उसमें से सेंटर से एक्सिस पास हो तो देखो mr स्क्वायर है, लेकिन नंबर क्या है? 2/5। ये जो है इसका अगर रेडियस ऑफ गायरेक्शन लिखा जाए के हिसाब से तो k स्क्वायर लिख सकता हूं। तो c मत लिखो फिलहाल में, हम लोगों को पता है, तो डाल दो वाला इसमें क्या फार्मूला होगा? k स्क्वायर 2/5 mr स्क्वायर। m से m को मार दो, क्या हो रहा है यहाँ पे? k स्क्वायर, ये डिवाइड आने वाला है r स्क्वायर, ये जो वैल्यू होती है बच्चों इसकी वैल्यू मिलती है। ये n नंबर जो होता है k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू मिलती है। अब लोग बोलेंगे क्यों? मैंने अभी आपको फार्मूले लिख के दिया यार। वेलोसिटी का फार्मूला ये है, मैंने कहा टॉई gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। a का फार्मूला लिख के दिया g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। बात तो समझ में आ रही है आपको? तो ये जो फार्मूले है, इस फार्मूले को समझो पहले अच्छी तरह से। गॉट इट? ये किसके लिए है हमारे पास? सॉलिड स्फीयर के लिए। हर के लिए लिख के दे सकता हूं। रिंग के लिए आपने पाला कि सर रिंग के लिए k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। हाँ सर बिल्कुल होगी, दिख रहा है यहां पे जो n की वैल्यू होती है वो लिखना पड़ती है। यहां पे n की वैल्यू 1 है, देखो IC इज इक्वल टू mr स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये n की वैल्यू होती है, मतलब वो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट वही वैल्यू आपको करवा के देना है तो दे सकता। देखो यहां पे रिंग के लिए IC इज इक्वल टू mr स्क्वायर, इसके लिए होता है k स्क्वायर। पता है ना आपको रेडियस ऑफ गायरेक्शन, m मर गया तो ये k स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। आ गया कि नहीं? रिंग के लिए। वैसे डिस्क के लिए ये फार्मूला है, तो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 बाय आर स्क्वायर। लगा के देता हूं, यही देखो 1/2 mr स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? k स्क्वायर है ना, रेडियस ऑफ गायरेक्शन के फॉर्म में,
तो यम यम मर जाएगा, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यहां पे 1/2 मिल गई। समझ में आ रहा है? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किस लिए? डिस्क के लिए। ये लिख दो नहीं तो यहां पे, ठीक है। और किसके लिए लिखना है? लिखो, आपके बुक्स में जितने दिया है, मुझे लगता है होलो स्फीयर भी दिया है, तो होलो स्फीयर की भी वैल्यूज लिखते हैं हम लोग, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की। ये देखो स्फीयर, ठीक है। तो यहां पे इसके लिए होगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मुझे लगता है 2/3 वैल्यू होगी, ठीक है, 2/3 होगी। करके देना है तो दे सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं स्टूडेंट की IC इज इक्वल टू 2/3 यम आर स्क्वायर डाल दो। देखो सेंटर से अगर होलो स्फीयर रहा, सेंटर से कोई एक्सिस पास हुई तो इसके अबाउट द एक्सिस सेंटर से पास होती है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 यम आर स्क्वायर होता है। डाल सकते हैं यहां पे, देखो यम के स्क्वायर 2/3 यम आर स्क्वायर, यम से यम को मार दो, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/3। अब दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये वाला है आपकी बुक्स में, उनका कहना है कि रॉड रहा है तो सिलेंडर जैसे होता है, और सिलेंडर मतलब डिस्क जैसे होते हैं, क्योंकि देखो सिलेंडर डिस्क के ऊपर डिस्क डालो तो सिलेंडर बनेगा, समझे। तीसरी बात, हम लोग इसका रेशियो निकालना चाहते हैं। किसका किसका रेशियो निकालना है मैं बताता हूं आप लोगों को। पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, देखो रेशियो निकालना है हम लोगों को। किसका किसका? काइनेटिक एनर्जी है ना, ये ट्रांसलेशन मोशन इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, है ना, रोटेशन शॉर्टकट में लिख रहा हूं, और टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन बोलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, इनका रेशियो निकालना है। क्या इसके फॉर्मूले पता है आपको? इसके लिए हाफ एम वी स्क्वायर है, इसका जो फार्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, और इसका जो फार्मूला है 1/2 एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सही है। और यहां पे तो हाफ एम वी स्क्वायर नहीं है, मुझे कॉमन निकालना है। मैं क्या करूं, तो आई का फार्मूला एम के स्क्वायर और ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन है। अगर इसको लिखा जाए हाफ, देखो यहां पे यम के स्क्वायर, देखो मेरे पास क्या फार्मूला है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू डाली और इसकी जो वैल्यू ओमेगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सही है, लिख सकता हूं। तो इसलिए हाफ यम वी स्क्वायर इज टू ए रेशो है, इज टू हाफ यम वी स्क्वायर, बचा है मेरे पास के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसको रीअरेंज करो, हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज टू हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मुझे लगता है हाफ एम ही हाफ, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अरे ये हाफ 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 एम वी स्क्वायर कट गया ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, कट गया ना। तो इससे काम करवा सकते हैं हम लोग। बचा यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आपको ये रेशियो दिया गया स्टूडेंट, रेश टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये रेशियो बना है मेरे पास। सही है। उन्होंने एक होलो स्फीयर का एग्जांपल लिखा और उन्होंने कहा कि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 लिखो, ठीक है। तो यहां पे 1, ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होलो स्फीयर है, और इसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू है 2/3 इज टू 1 प्लस इसकी वैल्यू है 2/3। तो इसको एक काम करते, 3 सबका बेस आने वाला, इसलिए 3 मुझे पता है, 3 1 1, 3 1 1, ये 2/3। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है। और यहां पे 3, ये 5/3। सही है। अगर मैं 3 सबके उड़ा दूं तो ये रेशियो मुझे 3 नहीं, ये 3 अगर उड़ा दूं तो मुझे लगता है कि यहां पे जो रेशियो है वो रेशियो 3:2, हाँ करेक्ट है। चलो 3:2:5 मिलेगा, मतलब इन दोनों की एडिशन मिल रही है 5। मतलब सोचा जाए तो ये 60% होगा, ये 40% होगा, और ये 100% होगा। थोड़ा दिमाग लगा दो यार, परसेंटेज वाइज सोचा जाए तो हम लोगों को इन दोनों का आना चाहिए। तो क्या लग रहा है, सोचो ना थोड़ा सा, कि ये जो है, ये मतलब कौन था, ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आपको 60% और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो है ये 40% होगा रेशियो, 3:2।
मतलब 5 हो रहा है रेशो। सही है ना, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, ये परसेंटेज वाइज तो पता है ना, परसेंटेज निकालना आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर यही होता है खत्म। हम लोगों ने एनालॉजी ऑलरेडी पढ़ाई आप लोगों को, सिंपल तरीके से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और मैंने जो भी चीजें थी वो क्लियर करने की कोशिश की है। जैसे कि थोड़ा सा यहां पे रिव्यू देना है तो दे सकता हूं, लेकिन इसका रिव्यू देना मुझे लगता है ये जो आपको जो चार्ट दिए हैं ये ऑलरेडी मैंने दिए हैं, अब वो बहुत डिटेल में दिए हैं, बस फर्क इतना है लगातार मैंने आपको बताया भी, इसके पहले भी मैं सिंपल तरीके से बताना चाहता हूं। पहले इक्वेशन होता है, पहला इक्वेशन काइनेमेटिकल v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, s इज इक्वल टू यू टी हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। एंगुलर फॉर्म में इसको लिखेंगे ओमेगा, इसको ओमेगा नॉट, इसको अल्फा टी, एनालॉजी है बस। इसको लिख सकता हूं मैं थीटा, देखो याद करके, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, इसको ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर टॉइस अल्फा थीटा, हो गया। अब उन्होंने फार्मूले के फॉर्म में भी लिखा एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, तो ये पता होना चाहिए। सिंपल बात बताता हूं, यस के जगह पे थीटा लिखो, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर ओमेगा है, लीनियर एक्सेलरेशन ए है तो एंगुलर अल्फा है, मोमेंट मास के लिए ये मोमेंटम, देखो मोमेंट कितने वर्ड हो रहे सर, है ना, मास की जगह पे आई लिखते हैं बस, फोर्स की जगह पे टॉर्क लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम की जगह पे एंगुलर मोमेंटम, बस इतनी सारी कहानी है। जैसे कि वेलोसिटी के लिखते हैं हम लोग ds/dt, यहां पे ओमेगा के लिए d θ/dt लिखेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन dv वेलोसिटी चेंज होना, तो यहां पे अल्फा लिखते हैं d ω/dt, शायद इसको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/t, शायद इसको टॉइस पाई n2 माइनस n1/t, ऐसे भी लिख सकता हूं। कितने सारे फार्मूलेज आपके इसमें जो लिखे हैं मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को, ठीक है। यहां पे जैसे कि फोर्स का फार्मूला, यहां पे फोर्स के लिए यम ए है, तो यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा था, मैंने ये पढ़ाते हुए सब कुछ पढ़ाया आप लोगों को। ये यम वी है तो यल इज इक्वल टू आई ओमेगा, देखो ना, यम के जगह पे आई, वी के जगह पे ओमेगा, सब कुछ कहानी ऑलरेडी लिखी है, बस आपको उसका यूज करते हुए उसमें आपको पुटअप करनी है जो चार्ट दिया है आपके बुक्स में। नहीं तो बोलेंगे सर ये फार्मूले कहां से आ गए, हम लोगों को तो पढ़ा नहीं, पूरा पढ़ाया है मैंने। अगर तो भी प्रॉब्लम लगता है तो मैं बता सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है ये चैप्टर यही खत्म हो रहा है। शेयर होना चाहिए बच्चों, लाइक होना चाहिए तो ही एक्सरसाइज मिलेगी, नहीं तो यार मैं बोर हो रहा हूं, बच्चे ही देख रहे नहीं है, शेयरिंग नहीं कर रहे, क्या फायदा है। तो चलो शेयर करना, लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।